हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग, जो हमारा चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2, इसके सेकंड पार्ट को, विच नेम इज़ आई वांट टू ड्राइव अ कार। सो इससे पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसपे हमने साहिब आलम नाम के एक ब्लैक पिकर की स्टोरी को डिस्कस किया है। अगर आपने पार्ट 1 अभी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो जाए। हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आई वांट टू ड्राइव अ कार, विच इज़ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। तो इसको बिल्कुल एक एक वर्ड को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, साथ ही साथ आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ पर आप आराम से घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। अगर हम बात करेंगे इस सेशन 2022 की, तो सेशन 2022 के अंदर सीबीएसई ने आपके पेपर के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर आपका टर्म 1 के अंदर टोटल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये आपका टर्म 1 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो टर्म 1 के अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं तो आपको अच्छे से उस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन पता हो, ताकि आपका एक भी एमसीक्यू कहीं से छूटने ना पाए। साथ ही साथ अगर आपने अभी अपना सिलेबस नहीं देखा है कि टर्म वाइज आपका सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, तो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ इससे जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर, और साथ ही साथ चैप्टर की सिंपल इंग्लिश समरी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार को। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश के अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से स्टडी करने हैं, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ पर आपका टर्म वाइज सिलेबस चल रहा है। तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है पीएससी यानी पाई स्टडी सर्कल। तो एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी सीरीज़ वहाँ पर चल रही है, उसको ज़रूर फॉलो करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मुकेश नाम के एक लड़के की कहानी को। ठीक है, तो मुकेश जो एक बच्चा कह सकते हैं उसको, उसकी स्टोरी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये कहना चाह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, के भी मुझे कार चलानी है। ठीक है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो देखिए, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने करियर को, या जो है उसका बिजनेस जो भी होगा, जो भी वो सिलेक्ट करना चाहता है, अपना खुद का मालिक उसको बनना है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, तो आपको पता है ऑथर जो है इसकी वो अनीस जंग है। फर्स्ट पार्ट में वो साहिब आलम नाम के एक लड़के से मिली थी, उसकी स्टोरी को उन्होंने नरेट किया था। एंड सेकंड पार्ट में वो मुकेश से मिलती है। तो मुकेश से जब वो मिली तो उसने कहा कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, वो अनाउंस करता है। ऑथर उससे कहती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो ऑथर ने उससे पूछा, वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। तो उसने बिल्कुल ध्यान से मेरी आंखों में स्ट्रेट देखते हुए ये बोला, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं कार चलानी सीख लूँगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि मुकेश बहुत ही डिटर्मिन है, उसको पता है कि हाँ भाई उसको क्या करना है। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangles. उसका जो ये सपना है ना मोटर मैकेनिक बनने का, लूम्स लाइक अ मिराज, वो एक मिराज की तरह है। ठीक है, अमिस्ट का मतलब होता है जो कि बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद उसका टाउन है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं बैंगल मेकिंग के लिए, जो बहुत ही फेमस है। तो फिरोज़ाबाद की गलियों में, धूल भरी गलियों में, जो उसका ये सपना है एक मिराज की तरह है। अब देखिए, मिराज क्या होता है। मिराज एक जो वर्ड है, इसका मतलब ये है जैसे कि कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ फ्यूचर में पॉसिबल है, बट वो पॉसिबल नहीं होती है ना। मोस्टली ये जो वर्ड है वो डेजर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि डिज़र्ट में आपको पता है रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो पानी जल्दी से नहीं मिलता। तो कोई भी मुसाफिर है, कोई भी ऐसे घूम रहा है, दूर से उसको ऐसा लगता है कि शायद आगे पानी है, लेकिन जब वो इंसान वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर उसको पानी नहीं मिलता। तो ये एक मिराज बोला जाता है।
ठीक है, यानी जो चीज़ फ्यूचर में आपको पॉसिबल लगती है बट वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होती, उसके लिए हम मिराज वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कह रही हैं कि जो उसका सपना है वो एक मिराज की तरह है, जो फिरोज़ाबाद की धूल भरी गलियों में कहीं ऐसे ही मतलब बीच में ही पड़ा हुआ है उसका ये सपना जो है। और फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है? अपनी बैंगल्स के लिए। बैंगल्स सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं फिरोज़ाबाद में, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा। आगे है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार, हर एक फैमिली बैंगल मेकिंग के काम में लगी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव। ये जो फिरोज़ाबाद है ना, ये हमारी पूरी इंडिया का सेंटर है, जहाँ पर ग्लास ब्लोइंग जो इंडस्ट्री है यहाँ पर पाई जाती है। मतलब कांच को पिघलाकर चूड़ियाँ बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। और पूरे देश के अंदर जो फिरोज़ाबाद है ये बिल्कुल इसका सेंटर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है ये, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन इन द लैंड इट सीम्स। और यहाँ पर जो है फिरोज़ाबाद के अंदर पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं लोगों की, पीढ़ियाँ गुजर गई हैं लोगों की, कि वो लोग फर्नेस के सामने यानी भट्टियों के सामने जो है चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। वेल्डिंग ग्लास का मतलब कि भाई ग्लास को वेल्ड करना, जॉइंट करना, ठीक है। तो लोग कांच को जो है जॉइंट करके उनकी चूड़ियाँ बनाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये लोग जो है बैंगल्स बना रहे हैं, इस पूरी दुनिया में जितनी औरतें होती हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनाई जाती हैं। इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में फिरोज़ाबाद के अंदर बैंगल मेकिंग का काम होता है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। बात करें मुकेश की फैमिली की, तो मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं सब में से एक है, वो लोग भी बैंगल मेकर्स हैं और बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है, नन ऑफ दैम know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। देखिए इस यहाँ पर इन लाइंस में क्या कहा जा रहा है कि मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है, और इन सब में से किसी को ये नहीं पता कि इस तरीके से बच्चों से जो है इन गर्म भट्टियों के सामने काम करवाना, वो भी इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के सामने इन बच्चों से काम करवाना बहुत ही इलीगल है। और ये जो बच्चे हैं, ये जो जहाँ काम करते हैं वहाँ की जो सिचुएशन है, इतनी मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स में बच्चे काम करते हैं, बच्चे क्या सभी काम करते हैं। तो वहाँ के जो रूम्स हैं वो बिल्कुल डिंजी सेल्स हैं, मतलब एकदम अंधेरी कोठरियाँ हैं, जहाँ पर ना तो प्रॉपर लाइट है ना ही प्रॉपर एयर है। और यहाँ पर हमारी ऑथर कह रही हैं कि अगर कानून सही से मतलब एनफोर्स किया जाए, कानून को लागू किया जाए और इन सभी को ये समझाया जाए कि भाई हाँ ये इलीगल है, तो जितने भी लगभग यहाँ 20,000 चिल्ड्रन इन हॉट फर्नेसेस के मतलब गर्म भट्टियों के सामने काम करते हैं ना, तो उन सभी बच्चों को बचा लिया जाएगा। और इन ये जो बच्चे 20,000 के प्लस यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, जो अपना जो है डे लाइट के आवर्स, डे लाइट आवर्स का मतलब होता है दिन के जो एक रोशनी भरे इनके घंटे होते हैं। भाई आपको पता है दिन में सूरज निकलता है, तो दिन में तो उजाले का टाइम होता है। तो ये जो बच्चे हैं ये सभी अपना लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट टाइम, अपने डे लाइट आवर्स जो है इनके, वो इन हॉट फर्नेसेस के सामने स्पेंड कर रहे हैं। और ओफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और इनमें से अक्सर ज़्यादातर बच्चे अपनी आइज़ की ब्राइटनेस भी खो देते हैं, मतलब इनको आईसेट प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको जो है ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो है ना ये इतना ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर्स में काम करते हैं, लगातार घंटों घंटों जो है अपने दिन के वहाँ पर बिताते हैं, कि इनकी आईसाइट भी वीक हो जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। आगे है आपका, Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। मुकेश जो है, मुकेश की आंखें बड़ी चमक रही होती हैं जब वो मुझे वॉलंटियर करता है, जब वो मुझे अपने घर ले जाता है। और घर ले जाते टाइम वो बड़ा प्राउडली ये बोलता है कि मेरा जो घर है, मतलब मुकेश का जो घर है, वो फिर से रीबिल्ड हो रहा है, फिर से उसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मुकेश ऑथर को, अनीश चंग को अपने घर ले गया और बड़ा प्राउडली उनसे कहा कि मेरा घर बनाया जा रहा है। और आगे जो ऑथर हैं वो बताएंगी कि मतलब किस सिचुएशन में मुकेश का घर है, कहाँ पर है और क्या क्या वहाँ पर वो देखती हैं। तो ऑथर कहती है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज
past homes that remain halls with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो देखिए ये यहाँ पर ऑथर हमसे कह रही हैं कि जब वो मुकेश के घर गई तो वो दोनों मतलब जहाँ पर गए तो वहाँ पर जो लेन्स थी बहुत ज़्यादा स्टिंकिंग थी, मतलब बदबूदार बिल्कुल जो है गलियाँ या सड़कें इस तरीके से थी जो कूड़े से बिल्कुल चॉक्ड हो रखी थी, भरी हुई थी। और पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, जो वहाँ की जो है उस एरिया की दीवारें थी ना घरों की, वो दीवारें भी ऐसी लग रही थी जैसे कि क्रम्बल मतलब बिल्कुल गिरने वाली हों। और जितने भी वहाँ घर थे उन सभी के दरवाजे ऐसे थे जैसे कि बिल्कुल ढीले ढाले और एकदम से ना ऐसे ही टूटकर गिर जाएंगे। नो विंडोज़, कोई किसी के यहाँ पर ठीक से खिड़कियाँ भी नहीं थी किसी के जो है गेट पर या फिर पूरे उस एरिया में। crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state, और वहाँ पर ना केवल इंसान रह रहे थे जिस मतलब सिचुएशन में वो लोग रह रहे थे मुकेश के यहाँ पर लोग उसके एरिया के, तो वो ना केवल वहाँ पर आदमी रह रहे थे बल्कि साथ ही एनिमल्स भी साथ में वो लोग पालते थे रखते थे, सब को एग्जिस्ट वहाँ पर कर रहे थे। वो बहुत ही प्रीमियबल नो स्टेट में, बहुत ही बेकार स्टेट में, बहुत गरीबी किया दरिद्रता की स्टेट में। He stops at the door of one such houses, वो इसी तरीके के एक घर के सामने जाकर रुक जाता है जैसा मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। बैंक्स वो भी आयरन डोर विथ हिज फुट, और वो जो है आयरन के डोर को जो है पैर से जो है ऐसे ही लात मार के उसको खोल देता है। एंड पुशेज इट ओपन, और इस तरीके से उसको वो खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक ऐसे आधी अधूरी शैक में मतलब एंटर कर चुके थे जो ठीक से बना हुआ नहीं था, क्योंकि मुकेश ने बताया था ना कि उसका घर मतलब अभी बन रहा है, तो एक ऐसे ही छप्पर में झोपड़ी में लोग जाकर खड़े हुए जो अभी आधा अधूरा बना था। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल प्लेटर्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। यहाँ पर ऑथर बता रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं कि मुकेश के घर के अंदर की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। वो कहती हैं कि घर के एक हिस्से में एक जो है वहाँ पर थैच था, मतलब एक छप्पर पड़ा हुआ था जो डेड ग्रास से बना हुआ था, मतलब सूखी हुई जो घास होती है उससे बना हुआ था। और एक फायरवुड स्टोव था, आपने देखा होगा जो लकड़ी का चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियों से मतलब खाना वाना बनाया जाता है ना, धुआं भी निकलता है उसमें से। और एक साइड में क्या था कि एक फायरवुड स्टोव लगा हुआ था जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल यानी बर्तन रखा हुआ था, और उस पर सिजलिंग स्पिनच लीव्स, मतलब पालक की कुछ पत्तियाँ सिजल कर रही थी, मतलब जैसे होता है ना पकने की जो आवाज़ सी आती है ना, तो पालक की कुछ पत्तियाँ उसमें बन रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पर मतलब वहीं चूल्हे के बराबर में, स्टोव के बराबर में एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का एक बड़ा प्लेटर्स, बड़ी बड़ी प्लेट्स जो थी वो रखी हुई थी, और उसमें काफ़ी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। साथ ही वो आगे बताती हैं, अ फ्राइल वुमन, ठीक है, अ फ्राइल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक फ्राइल यंग वुमन थी, फ्राइल का मतलब बहुत ही दुबली पतली सी एक यंग वुमन थी जो शाम का खाना बना रही थी पूरे परिवार के लिए। ठीक है, तो ये पूरी उसकी जो है फैमिली की कंडीशन थी जब हमारी ऑथर उनके घर के अंदर एंट्री करती हैं। आगे है, थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में जो है ना, मतलब वो फूंक फूंक मार रही होगी उसमें फायरवुड स्टोव में, तो धुआं निकलता है आपको पता है, तो स्मोक की वजह से ना आंखें भर जाती हैं जिसकी वजह से आंखों में पानी आ जाता है ना, इसको आंसू बोलते हैं। तो उसकी आंखों में ना धुआं भर रहा था, लेकिन फिर भी बेचारी वो ऑथर को देख के स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो औरत कौन है पतली दुबली, वो है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, ठीक है, यानी मुकेश की क्या हो गई, वो भाभी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगिन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो वुमेन है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, और ये एज में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, लेकिन इन्होंने जो है इतनी रेस्पेक्ट यहाँ पर पाली है कि इनको रेस्पेक्ट में क्या कहा जाता है, बहू। बहू आपको पता है एक इंडियन वर्ड है, बहू किसको कहते हैं आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो घर की बहू है ये, और बहू का मतलब डॉटर इन लॉ होता है कि घर की डॉटर इन लॉ है ये, और इन पर जो है 3 आदमियों का जो है चार्ज है,
मतलब 3 आदमियों के खिलाने पिलाने का, उनका ध्यान रखने का इन पर मेनली चार्ज है। किसका ध्यान रखती है? अपने हस्बैंड का, मुकेश का, और मुकेश के इन दोनों के फादर का। ठीक है, तो बेसिकली ये घर की बहू हैं और घर के सभी काम जो है संभाल रही हैं, और घर के जो मेल एडल्ट्स हैं स्पेशली, तो उनका जो है इन्हीं के ऊपर चार्ज है। उनका खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी है यही करती होंगी। ठीक है, चार्ज का मतलब कि इन्हीं के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे ही घर के जो मेल एल्डर्स होते हैं ना, जब वो घर में एंट्री करते हैं तो ये बेचारी बहुत ही जेंटली जो है उस टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है, और अपना फेस जो है वो किसी वेल से, वेल का मतलब क्या होता है, जिसको हम पल्लू कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं, तो उससे वो ढक लेती है। देखो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन की बात हो रही है। इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, जो मतलब बहू होती हैं वो ज़्यादातर एरियाज़ में क्या करती हैं, पर्दा करती हैं, है ना। तो मतलब घूंघट से, साड़ी के पल्लू से खुद को वो छिपा लेती हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही घर के मेल एल्डर्स जो है अंदर एंट्री करते हैं, तो वो जल्दी से उस टूटी हुई दीवार के पीछे खड़ी हो जाती हैं और अपने फेस को वो कवर कर लेती हैं, मतलब पल्लू कर लेती हैं। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसे कि कस्टम है हमारे इंडिया का कि जो डॉटर इन लॉ होती है ना, उनको जो है ज़रूर ही अपना जो है मेल एल्डर्स के सामने फेस को कवर करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इस केस की बात करें तो इस केस में जो घर के एल्डर हैं वो एक बहुत ही गरीब, इम्पोवरिश्ड का मतलब बहुत ही गरीब बैंगल मेकर हैं। ठीक है, लेकिन कस्टम तो कस्टम है, चाहे बेचारे वो गरीब हो या अमीर हो। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. यहाँ पर ऑथर हमें बताती हैं कि इतने लंबे टाइम के हार्डवर्क के बाद जो मुकेश के फादर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया, लेबर किया, मतलब हार्ड लेबर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एज अ टेलर के तौर पर काम किया, उसके बाद वो बैंगल मेकर बन गए। ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी लाइफ में किया है, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, मतलब वो अपनी लाइफ में इतना भी नहीं कर पाए कि अपने घर को रिनोवेट करवा पाते। ठीक है, और अपने बेटों को जो है स्कूल भेज पाते अपने बेटों को। वो तो अपनी पूरी लाइफ के स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद वो इतना भी नहीं कर पाए, अपने घर को रिनोवेट कर पाते, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते। आगे है गाइस आपका, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. केवल वो इतना ही मैनेज कर पाए इतने सालों के हार्डवर्क के बाद, कि वो अपने बेटों को वो सिखा पाए जो उनको आता था। और उनको क्या आता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम। इतने लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद हमने बच्चों को पढ़ा पाए, अपने घर को रिनोवेट कर पाए, केवल वो इतना कर पाए कि जो उनको आता था वो अपने बच्चों को वही सिखा गए। आगे गाइस आपका, इट इज़ हिज कर्म, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं कि ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है। ठीक है, यानी अपने बेटे को कहती है, वो मुकेश के पापा के बारे में ये बात बोलती हैं वो, कि ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है। और जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं वो ये बात बोलती हैं, और मुकेश की ग्रैंड मदर ने खुद अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने इस बैंगल मेकिंग की पॉलिश से अंधे होते हुए देखा है। अंधे होते हुए का मतलब कि इतने लंबे टाइम तक जो मुकेश के ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी बैंगल मेकिंग का काम किया, तो लगातार जो पॉलिश में, मतलब इस तरीके से ना, कांच की डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स होती है, जो धूल निकलती है इस कांच की, तो उससे जब लगातार इतने लंबे टाइम तक उन्होंने काम किया तो वो खुद अंधे हो गए। तो ये मुकेश की दादी बोलती हैं कि ये इनका कर्म है, ये इनकी किस्मत है। और जब ये बात बोल रही होती हैं तो उन्होंने खुद अपने हस्बैंड को भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से अंधे होते हुए देखा था। क्या ना गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, तो क्या भगवान का लिखा हुआ कभी भी मिटाया जा सकता है? शी इम्प्लाइज, उन्होंने बोला, उनकी दादी ने। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद।
तो वो कहती हैं, देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बैंगल मेकर की कास्ट में बॉर्न होने के नाते उन लोगों ने और कुछ नहीं देखा है, केवल और केवल चूड़ियाँ ही देखी हैं अपने आसपास। इसी कास्ट में लोग बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, अपने आसपास इन्होंने यही काम देखा है, अपने घर में, अपने आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, और फिरोज़ाबाद की हर एक गली में इन्होंने जस्ट बैंगल मेकिंग का काम होते हुए देखा है, और इनको यही काम आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। स्पाइरल्स ऑफ, आगे है आपका स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, मतलब बैंगल्स के पूरे स्पाइरल्स इन्होंने देखे हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो देखो ये कलर्स के नेम है यहाँ पर, सनी गोल्ड हो गया, पैडी ग्रीन हो गया, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, जो रेनबो से मतलब जो 7 कलर्स ऑफ रेनबो होता है उसमें से जितने भी शेड होते हैं ना, उन सभी शेड की हर एक टाइप की बैंगल्स इन्होंने यहाँ पर देखी हैं। Lie in mounds in uncapped yards are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। आगे वो कहती हैं कि इस तरीके से इन्होंने बैंगल्स का ही काम देखा है। अब देखो माउंट्स मीनिंग, माउंट्स का मतलब ऐसे ही ढेर लगा करके रख देना। अनकेप्ट का मतलब जहाँ कोई ऐसे ही साफ़ सफाई ना हो। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ऑथर हमारी कह रही हैं कि ये जो रैम्बो के जितने भी कलर्स होते हैं उन सभी कलर्स से मतलब हर एक कलर की चूड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जिनको ऐसे ही ढेर लगा करके रख दिया जाता है। कोई साफ़ सफाई ऐसी नहीं कि मतलब प्रॉपर सफाई करके वहाँ पर इनको रखा जाए, बस एक के ऊपर एक ढेर ऐसे ही लगा देते हैं। और 4 व्हील्ड हैंड कार्ट के ऊपर जो होती है ना, मतलब एक हैंड कार्ट जो होती है, मतलब जिनसे इनको जो है उनमें बग्गी टाइप की होती है, उसमें लाद कर इनको ले जाते हैं। और लेकर के कौन जाते हैं इनको? पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। तो जो यंग मैन होते हैं, जो नौजवान लड़के होते हैं, वो इन हैंड कार्ट्स के अंदर इनको ढेर लगा लगा के बस ऐसे ही बिना किसी बहुत ज़्यादा केयर के इनको ऐसे ही ले जाते हैं। और ये जो फिरोज़ाबाद की जो नैरो लेन्स होती हैं उनमें इनको लाद लाद कर ले जाया जाता है। शंटी टाउन्स का मतलब होता है ऐसा टाउन जहाँ पर जो है झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर फिरोज़ाबाद को शंटी टाउन कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मतलब इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में फिरोज़ाबाद के अंदर बैंगल मेकिंग का काम होता है कि ऐसे ही हर घर में, हर आंगन में जो है ढेर लगे हुए मिल जाएंगे इसी प्रकार चूड़ियों के, है ना। बिल्कुल ऐसे ही अनकेप्ट कंडीशन में इनको रखा जाता है, यंग मैन इनको ढो ढो कर ले जाते हैं। ठीक है, फिरोज़ाबाद के हर घर की यही सिचुएशन है। And in dark hutments next to lines to flames or flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colors glass into circles of bangles। और इस तरीके से इन डार्क हटमेंट्स में, जैसे होते हैं ना छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल अंधेरे से भरी झोंपड़ियाँ, तो इनमें जो है क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो लैम्प्स जला जला कर, ऑयल लैम्प्स जला जला कर इसी तरीके से अपने फादर्स एंड मदर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इन कांच की चूड़ियों को बनाने का काम करते हैं। वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो ये लोग वेल्ड करते हैं, जॉइंट करते हैं इन ग्लास के पीसीस को, सर्कल बनाकर इनको बैंगल का शेप दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब इतनी अंधेरी भरी कोठरियां हैं जहाँ पर छोटे छोटे लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ जो है ऑयल लैम्प्स जला जला के इस काम को करते हैं, वेल्ड करते हैं और इस तरीके से बैंगल्स बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और इन बच्चों की जो आंखें हैं ना, वो बाहर की लाइट से ज़्यादा इस अंधेरे के साथ एडजस्ट हो गई हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर टाइम जो है इन अंधेरी कोठरियों में ही बीतता है। ठीक है, दैट इज़ वाई दे ऑफन end up losing their eyesight before they become adult। और यही रीज़न है कि ये जो बच्चे होते हैं बड़े होने से, अडल्ट होने से पहले ही ये लोग अपनी आईसाइट खो देते हैं, इनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। इवन काफ़ी सारे तो एक अंधेपन की बिल्कुल लास्ट सीमा तक भी पहुंच जाते हैं। आगे यहाँ पर ऑथर में बताती हैं, सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता है, एक यंग गर्ल है जिसने ड्रैप पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना एकदम फटी पुरानी, एकदम बेकार सी, घिसी पिटी सी, उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और एक एल्डर वुमन के साथ वो वहाँ पर बैठी है और वो भी जो है ज्वाइन कर रही है इन पीस ऑफ ग्लास को, ऐसी वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स
मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके हाथ ना इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैकेनिक तौर पर वो काम कर रही है, जैसे कि टोंग्स ऑफ अ मशीन। टोंग्स एक डिवाइस कह सकते हैं इसको, मतलब डिवाइस भी नहीं, एक होता है ना चिमटा, इस तरीके से जो मतलब दो चीज़ों जिसका एक इस तरीके से छोर होता है। तो ये जो चिमटा होता है ये जॉइंट हुआ हुआ रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से। तो इस चिमटे से हम क्या करते हैं, इससे मतलब क्या करते हैं, सोल्डर करने का काम करते हैं, इसको जॉइंट करने का काम करते हैं। तो उसके ना हाथ इतना मैकेनिकली चल रहे हैं, इतना तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिस है उसको अच्छे तरीके से, कि मैकेनिकली उसके हाथ जो है मूव कर रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर कह रही हैं कि मुझे बड़ा वंडर हो रहा है कि शायद ही इस लड़की को, सविता को, इन चूड़ियों की सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, पवित्रता, शायद ही इसको पता हो, जो ये बना रही है, मतलब बना तो रही है लेकिन इसको इनकी पवित्रता नहीं पता। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये जो चूड़ियाँ होती हैं ये एक इंडियन वुमन के सुहाग का सिंबल होती हैं, प्रतीक होती हैं, है ना, और किसी भी शादी की पवित्रता का सूचक होती हैं। आपने देखा होगा कि जो इंडियन वुमेन होती हैं स्पेशली वो चूड़ियाँ पहनती हैं आफ्टर मैरिज, तो कहीं ना कहीं उनके सुहाग का प्रतीक इसको माना जाता है, चूड़ियों को। It will dawn on her suddenly one day when her head is strapped with a red veil, her hand dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। एक दिन सडनली इस लड़की को, मतलब सविता को, इन चूड़ियों की पवित्रता का पता चल जाएगा जब अचानक से उसके सर पर लाल दुपट्टा रख दिया जाएगा, उसके हाथों पर लाल मेहंदी लगा दी जाएगी, ठीक है, और उसको जो है लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में डाल दी जाएंगी। तो शायद उस दिन इस लड़की को जो है इन चूड़ियों की सेंसिटिविटी का पता चले। आगे है गाइस आपका, शी विल देन बिकम अ ब्राइड। क्यों? क्योंकि ये उस दिन एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। जिस तरीके से जो ये ओल्ड वुमेन इसके पास में बैठी हुई है, ये भी काफ़ी टाइम पहले कभी दुल्हन बनी होगी, इसी तरीके से सविता भी एक दिन दुल्हन बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब देखो ये बात किसने बोली है, तो ये बात बोली है, देखिए नहीं, एक लाइन अभी हमारी और है यहाँ पर, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। तो ये जो औरत है जिसकी कभी, मतलब जो कभी दुल्हन बनी होगी, अभी भी इसने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई है, लेकिन अब इसकी जो आई साइट है वो खो गई है, इसकी आंखों की चमक चली गई है, रोशनी चली गई है। अब देखो ये जो औरत है ये बोलती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। और ये जो वो बोलती है ना, बहुत ही दर्द भरी या फिर बहुत ही एक पीड़ित भरी आवाज़ में वो कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। तो ऑथर कहती हैं कि ये जो लेडी हैं जो कह रही हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक टाइम भरपेट खाना भी नहीं इंजॉय किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतनी ज़्यादा गरीब होते हैं कि शायद वो एक टाइम का पेट भर खाना भी नहीं खा पाते। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। और यही रोना था इनका। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उनके जो हस्बैंड हैं, मतलब ये जो मतलब यहाँ पर जो बैठी थी एल्डरली वुमन, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक ओल्ड मैन है, और उनकी बड़ी सी दाढ़ी है। तो वो कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मुझे चूड़ियों के अलावा, चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इसी काम को किया है। एंड आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और वो ये कहते हैं कि मैंने जो काम किया है वो ये है कि मैंने अपने परिवार के लोगों के लिए एक घर बना दिया है ताकि वो लोग ज़िंदगी बसर कर सकें। हेयरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। और उनकी बात को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद एक घर बनाकर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो काफ़ी लोग ना कर पाए हों, मतलब इन्होंने कुछ तो किया है, शायद कुछ लोग ये भी ना कर पाए हों। ही हैज़ अ रूफ ओवर ही सेड, क्योंकि उनके सर पर एक छत थी। The cry of not having money to do anything except carry on the business of bangles, not even ये जो रोना है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम जो है इस बैंगल मेकिंग के बिजनेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये रोना केवल मुकेश के घर का रोना नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, ये तो हर घर की कहानी है फिरोजाबाद के अंदर।
ठीक है, पैसे ना होने का रोना और इस बिजनेस के अलावा, बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और काम ना करने का रोना, ये केवल यहीं का रोना नहीं है, एक घर की कहानी नहीं है, ये तो फिरोज़ाबाद के हर घर की कहानी है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग मैन है ना, वो भी यही शिकायत करते हैं कि वो भी अपने जो एल्डर्स हैं उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, सेम वही काम कर रहे हैं जो उनके घर के बड़ों ने किया। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। बहुत ही कम है जो टाइम के साथ आगे मूव कर पाए फिरोज़ाबाद के अंदर। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब देखो यहाँ पर ऑथर कह रही है कि इतने लंबे सालों से जो ये माइंड नंबिंग मतलब एक तरीके से जो इतना बोरिंग काम ये लोग कर रहे हैं ना, अब देखो बोरिंग काम तो हुआ ही, लगातार ये इतने टाइम से जो है बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो और उस लगातार इतने लंबे टाइम से बोरिंग काम करते करते इनका जो फिज़िकल हार्ड वर्क है इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी जो है अरेंज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लंबे समय तक इतना बोरिंग काम करने के बाद, इतना फिज़िकल हार्ड वर्क करने के बाद, इनकी जो कुछ और करने की इच्छा है ना, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो इन लोगों की कुछ और करने की इच्छा, कुछ और नया सपना देखने की इच्छा, वो सब ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से फिरोज़ाबाद के लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनके जो नए सपने हैं, नए सपने के देखने की इच्छा वो भी ख़त्म हो जाती है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो देखो यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने किससे पूछा, एक ग्रुप था यंग मैन का, तो एक यंग मैन का ग्रुप था, मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग जो है ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते कोऑपरेटिव, ठीक है, तो एक संगठन क्यों नहीं बना लेते तुम लोग ऑर्गेनाइज होकर, एकजुटता दिखा करके, ठीक है। और ये जो यंग मैन का ग्रुप था, ये लोग ऐसे थे जो बेचारे फंसे हुए थे विशिशियस सर्कल में, विशिशियस का मतलब क्रूल सर्कल में, एक घेरे में लोग फंसे हुए थे। और ये जो विशिशियस सर्कल था ये किसका था, ये मिडिल मैन का था, है ना, जो इनको ट्रैप करके रखते थे, जकड़ के रखते थे, ना केवल इनको, इनके फादर्स को, इनके फोर फादर्स को, मतलब इनके पूर्वजों को भी इन मिडिल मैन ने ही जकड़ के रखा था। अब देखो ये ट्रैप किस तरीके का था, मतलब ये लोग इनको कुछ पैसे वगैरह दे देते थे और इसी का उधार चुकाते चुकाते जो है इन यंग मैन की या इनके फादर्स की, फोर फादर्स की पूरी लाइफ ऐसे ही स्पेंड हो जाती थी। तो जब मैंने इनसे पूछा कि भी तुम लोग जो है कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक संस्था क्यों, मतलब संगठन क्यों नहीं बना लेते, तो इन्होंने जवाब दिया, इन यंग मैन के ग्रुप ने, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना तो हम वो होंगे हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हमें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, अगर हम जो है सब संगठित हो जाते हैं तो हमारी पिटाई की जाएगी और हमें खदेड़ करके जेलों में डाल दिया जाएगा कि भाई हमने कुछ इलीगल काम किया है, कोई गैर कानूनी पचड़े में हमें फंसा दिया जाएगा। दे से उन लोगों ने ये जवाब दिया। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। इन लोगों में जो है कोई लीडर नहीं था, किसी में इतनी डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ नया करने की सोचे, है ना। तो इन लोगों के बीच जो है लीडर की कमी थी, जो इनको जो है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश करता, जो इन्हें कोई डिफरेंट वर्ल्ड दिखाता। देयर फादर्स एज टायर्ड एज दे आर, इनके जो फादर्स थे ना वो भी इतना ही थके हुए थे जितना आज ये हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। ये लोग इस तरीके से एक ऐसे सर्कल में जकड़े हुए हैं, एक ऐसे सर्कल की बात कर रहे हैं, जो सर्कल जो है एक ऐसा सर्कल है ये जो पॉवर्टी को दिखाता है, ठीक है, पॉवर्टी का मतलब आपको पता है गरीबी, अपैथी, ठीक है, इसके अलावा ग्रीड और इनजस्टिस। तो इस तरीके से ये लोग एक ऐसे स्पाइरल में फंसे हुए हैं, एक ऐसे सर्कल में लोग फंसे हुए हैं जो इनको इसी सर्कल में बांधे रखता है, ठीक है। तो ये सर्कल क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बस इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। पॉवर्टी टू एपैथी, ठीक है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, एपैथी का मतलब होता है जब आप किसी की कंसर्न ना करें, मतलब जब आप इतने ज़्यादा गरीब हो जाएं कि आप किसी के दुख दर्द की परवाह ना करें।
ग्रीड का मतलब एक तरीके से लालच होता है। जब आपको 2 वक्त का खाने की भी जो है एक आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो आप ग्रीडी भी कहीं ना कहीं बन जाते हो और फिर इस तरीके से इनजस्टिस होने लगता है। तो ये लोग इस तरीके से एक इसी स्पाइरल में फंसे रहते हैं, एक इसी सर्कल में घूमते रहते हैं, इससे बाहर ही नहीं आ पाते, जो इन्हें गरीबी से जो है अपैथी की तरफ ले जाता है और उसके बाद ग्रीड की तरफ ले जाता है और फिर इनजस्टिस की तरफ ले जाता है। तो इस तरीके से बैंगल मेकर्स कहीं ना कहीं इन मिडिल मैन के चंगुल में फंसे हुए हैं। आगे हमारी ऑथर कहती हैं, लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the पॉलिटिशियंस। तो देखो यहाँ से ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, तो आपको बड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ऑथर कह रही हैं कि इन लड़कों की बात सुनने के बाद, मतलब इन यंग मैन की बात सुनने के बाद, मैंने 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स देखे, मैंने 2 अलग दुनियाओं को महसूस किया, 2 अलग संसार मैंने देखे। तो ये कह रही हैं कि जो पहली दुनिया मैंने महसूस की वो ये थी कि एक तरफ मैंने देखा कि फैमिलीज़ हैं यहाँ पर फिरोज़ाबाद के अंदर, जो गरीबी के इस जाल में जकड़ी हुई है ना, जिन पर ये स्टिग्मा है, जिन पर ये कलंक है कि ये बैंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न हुए हैं, ये लोग चूड़ियाँ बनाने वाले की कास्ट में बॉर्न हुए हैं। तो पहला तो इन्होंने ये वर्ल्ड देखा, क्या देखा कि जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, जो मतलब बैंगल मेकिंग के धंधे में लगी हुई हैं, काम में लगी हुई हैं, और जिनके ऊपर एक कलंक है कि भी तुम बैंगल मेकिंग के मेकर्स के फैमिली में बॉर्न हुए हो और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, यही तुम्हें करना है। दूसरी दुनिया उन्होंने महसूस की, द अदर अ विशिष्ट सर्कल ऑफ साहूकार्स, कि दूसरी दुनिया मैंने ये देखी कि एक बहुत बुरा यानी क्रूल सर्कल बना हुआ है, जिसमें साहूकार्स हैं, मिडिलमैन हैं, है ना, जो मिडिलमैन जिनको हम बोलते हैं, पुलिसमैन हैं और कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्राफ्ट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। तो ये 2 अलग दुनिया हैं। इधर एक तरफ बैंगल मेकर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की कंडीशन से, अपनी सिचुएशन से दुखी हैं, और दूसरी तरफ ये जो इतने सारे लोग हैं, ये इनका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं और इनको जो है जकड़े रहते हैं। आगे है गाइस आपका, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और आगे वो कह रही हैं कि जो दोनों वर्ल्ड हैं, मतलब एक वर्ल्ड वही कि जो ये लोग इस कास्ट में बॉर्न हुए हैं, जो इनकी फैमिली कंडीशन है, और दूसरी तरफ जो ये मिडिल मैन हैं, साहूकार्स हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये इन बच्चों पर, इस यंग जनरेशन पर जो है फोर्स करके रखते हैं, इनको इम्पोज करती हैं कि ये कुछ और कर ही ना पाए, जिस काम को ये कर रहे हैं उसी को ये करते रहें, ठीक है, आगे ना बढ़े अपनी लाइफ में। आगे वो कहती हैं कि बिफोर ही अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि ये बच्चे बड़े हो पाए, ये जो जनरेशन है ये अवेयर हो पाए, ये लोग नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कभी इनके फादर ने एक्सेप्ट किया था कि भी हाँ, हमें यही काम करना है और हमारी यही अपब्रिंगिंग है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करना एक इनके लिए ना डेयर का काम होगा, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और इनकी जो ग्रोइंग अप है, इनकी जो परवरिश है, उसमें ये डेयरिंग है ही नहीं, मतलब हिम्मत जो होता है, जो साहस होता है, उनकी परवरिश का हिस्सा है ही नहीं। कुछ और करने की जो है ये लोग सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि ये जब आंखें खोलते हैं, संसार में आते हैं, इसी काम को करते हुए देखते हैं और ये नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हमारे फादर ने किया है, उनके फादर ने किया है, हमें भी यही करना है। But I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। अब देखो यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि जब मैंने मुकेश के अंदर एक सेंस ऑफ फ्लैश देखा, मतलब कुछ अलग करने की चाह देखी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो रिपीट करता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, बट जो गैराज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो वो ये कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही सडनली साइलेंट। तो देखो यहाँ पर ना ऑथर ने उससे ये पूछा कि क्या तुम प्लेन चलाने के सपने भी देखते हो, मतलब क्या तुम्हें हवाई जहाज भी चलाने हैं। ही सडनली साइलेंट, लेकिन वो सडनली चुप हो जाता है बात सुनकर। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं हवाई जहाज़ नहीं चलाऊंगा। और जब ये बात बोलता है तो वो ग्राउंड की तरफ एकदम घूर रहा होता है, धरती की तरफ देखते हुए।
In his small murmur there is an embarrassment that he has not yet turned into regret. उसकी इस जो ना आराम से जो उसने नो बोला, मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ में जो उसने कहा, उसमें कहीं ना कहीं एक एम्बेरसमेंट छुपी हुई थी, लेकिन ये एम्बेरसमेंट अब रिग्रेट नहीं बनी थी, ठीक है, अभी ये टर्न नहीं हुई थी रिग्रेट में, पछतावे में, क्योंकि शायद उसको प्लेन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने केवल फिरोज़ाबाद के अंदर चूड़ियाँ बनती हुई देखी थी, और उसे उससे थोड़ा सा आगे का उसने सोचा था कि भी मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। शायद उसने कभी प्लेन्स उड़ते हुए ही नहीं देखे थे, इसलिए उसको कोई रिग्रेट नहीं था इस चीज़ का। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। उसने तो केवल अभी यही सपना देखा था कि उसको कार चलानी है, क्योंकि फिरोज़ाबाद के अंदर उसने जो है इन कार्स को ही दौड़ते हुए देखा था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद में कोई एयरप्लेन नहीं उड़ता था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मुकेश ने कहीं ना कहीं ये बताया है कि उसको जो है कुछ अलग करना है, जिस कास्ट में वो बॉर्न हुआ है उससे उसको कुछ डिफरेंट करना है। तो विद दिस वी हैव डन आवर सेकंड पार्ट ऑल्सो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज हैं, और इसके अलावा उसकी समरी, ये सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर आप हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, विच नेम इज़ PSC। वहाँ से आप जो है अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, समरी ऑफ द चैप्टर। सो टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।